Hello everyone. Today is my first video on YouTube. So please like and subscribe. 390 एपिसोड। एक सप्ताह बाद दिल्ली। सानवी सबके साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठी थी। उस दिन आरव ने जो हंगामा किया था उसके बाद सानवी एक बार भी उससे नहीं मिली थी क्योंकि उसे अंश से डर लग रहा था। वंश तो पहले से ही सानवी का आरव के साथ काम करने का खफा था और उस हंगामे के बाद सम्राट भी सानवी से थोड़ा नाराज़ था, पर अब तक किसी ने भी सानवी से कुछ नहीं कहा। अंश इन 2 हफ्तों में आर्यन से मिलने बीच बीच में जाता रहा। सम्राट ने सानवी को देखा और कहा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। यह सुनकर सब सम्राट को देखने लगे। सम्राट ने आगे कहा, कल शाम लंदन से कुछ मेहमान आ रहे हैं। वे लोग कुछ दिन हमारे घर पर ही रुकेंगे। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। नीलिमा ने कहा, क्या ये वही मेहमान हैं जो पिछली बार घर आए थे? सम्राट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस मॉम, मैंने उन्हें बुलाया है। वो कुछ देर रुका और सानवी के देखते हुए बोला, सानवी से मिलने। ये सुनकर सब सम्राट को कंफ्यूज होकर देखने लगे। सम्राट ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, वो मिस्टर सिंह का बड़ा बेटा है। वो लंदन में ही अपना लॉ फर्म चलाता है। अधव्य है उसका नाम। मैं चाहता हूँ सानवी उससे मिले। सानवी ने यह सुना और उसके हाथ से फॉर्क छूटकर नीचे गिर गया और सबका ध्यान उसके ऊपर आ गया। सब सम्राट के कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे थे। सानवी ने अंश को उस उम्मीद से देखा कि वो उसके फेवर में कुछ कहे, लेकिन अंश ने उसे देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। सानवी ने यह सुना और उसका मन भारी हो गया। उसने अपने कांपते होठों से अपने दांतों को दबा लिया और अपनी आँखों को अपने आंसू को रोक दिया। उसके साथ हमेशा से यही होता आ रहा था। इतने सालों में सानवी के हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान आज तक घर के बड़ों ने ही रखा था, चाहे वो कपड़े पसंद करना हो या फिर उसके लिए दोस्त। आज तक उसने सिर्फ अपने लिए एक प्रोफेशन ही चुना था, वो भी आरव के वजह से। सोना और पीहू ने सानवी को देखा, जिसके हाथ से बुरी तरह से कांप रहे थे। पीहू ने सम्राट से कहा, लेकिन सम्राट, आपको सानवी से भी एक बार पूछ लेना चाहिए, क्या वो उससे मिलना। वो कह रही थी कि सम्राट ने बीच में कहा, मैं उससे मिलने के लिए ही कह रहा हूँ, उनकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। पीहू, और वैसे भी सानवी की पसंद तो उस दिन हम सबने देख ही ली है। एक बार अधव्य से मिलने में हर्ज ही क्या है। सानवी ने यह सुना और वो अपना खाना छोड़कर सीढ़ी की तरफ भाग गई। सब उसे जाते हुए देखने लगे। सोना ने कहा, हमें लगता है आप सबको एक बार आरव से मिलना चाहिए। आप इतनी जल्दी उसके बारे में राय कैसे बना सकते हैं कि वो सानवी के लिए ठीक नहीं है? अंश ने कहा, हाँ, मैं पर्सनली जानता हूँ उसे। अगर उस दिन वो नशे में ना होकर सीधे से आकर मुझसे प्रिंसेस का हाथ मांगता तो मैं ज़रूर सोचता, लेकिन उस दिन जो उसने हंगामा किया, उसके बाद मैं प्रिंसेस के फ्यूचर के लिए इनसिक्योर हूँ। सोना अपने पति की बात सुनकर अपनी बेटी के लिए परेशान हो गई। उसने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, आप सब ऐसे बात करना बंद कीजिए। मैंने आप सब दूध के धुले हैं। आप दोनों ने खुद को क्यों नहीं देखते? अगर आरव ने शराब पीकर हंगामा किया तो क्या हुआ? उसने आपके सामने आकर अपनी दिल की बात कही, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आप लोगों को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? ये कहने के बाद उसने सम्राट और अंश को देखा, जो हैरानी से उसे देख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ये खाना खाने लगे, जैसे उन्होंने सोना की बात सुनी ही ना हो। सोना ने गुस्से से दोनों को घूरा और वो भी वहाँ से चली गई। सारांश, पीहू, नीलिमा
और आरवी ने सबको हैरानी से देखा। इंदौर। आयश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। उसके साथ आज रूहानी नहीं थी। उसने रोहित से पूछा, रोहित, आज रूहानी कहाँ है? सुबह से वो दिखाई नहीं दी। रोहित ने कहा, सर, क्या रूहानी जी ने आपको नहीं बताया? आज से उनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। वो कुछ दिन अब से नहीं मिलेंगी। आयश ने यह सुना और वह चिढ़ते हुए रोहित को देखने लगा। रोहित ने अपनी दोनों भौं उठाकर आयश से पूछा, सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने इतना कहा ही था कि रोहित को कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, ओह, क्या रूहानी जी ने आपको उनके एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया? ये कहने के बाद उसने और फोटो को अंदर के तरफ मोड़ दिया। आयश ने गुस्से से उसे देखा और कहा, शट अप, तुम अपना मुंह बंद रखो। और तुम कब से इतनी बकवास करने लगे हो रोहित? पहले तो ऐसे नहीं थे। रोहित ने कहा, सर, मैं तो हमेशा से ऐसे ही था, पर आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं आपके साथ रहते हुए भी आपके जैसा ही बिहेव करता था। लेकिन देखिए ना, भगवान ने रूहानी जी को मेरी लाइफ में भेज दी और मैं पहले जैसा हो गया। ये कहते हुए वो आयश को इनोसेंटली देखने लगा। आयश ने घूर के उसे देखा और अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, स्टॉप कॉलिंग हर बाय हर नेम। वो मेरी बीवी है और तुम्हारी मैडम। अगर मैंने अब फिर से तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूँगा। रोहित ने यह सुना और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। वो आयश को इससे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना चेहरा पहले जैसा कर लिया और तन कर खड़ा होते हुए बोला, यस सर, आई अंडरस्टैंड। आयश ने घूरकर उसे देखा। अब वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला रोहित नहीं लग रहा था। रोहित उसे व्हील चेयर पर बैठाने में मदद करने लगा क्योंकि अब भी आयश के पैर में फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा था। रोहित आयश को बाहर ले जाने लगा। आयश ने कहा, वैसे क्या तुमने उस राज खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया? उस इडियट को मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहित ने कहा, यस सर, सब हो गया है। आपको कुछ देर के बाद न्यूज़ मिल जाएगी। रोहित ने आयश के व्हील चेयर को कार में पुश किया और गेट बंद कर दिया। वे लोग वहाँ से निकल गए। रूहानी अजय के घर पर ही थी। आज रूहानी के एग्ज़ाम का पहला दिन था। उसने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, फिर भी वो थोड़ी नर्वस थी। उसने अपने महादेव के मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, महादेव, आज हमारी परीक्षा है। प्लीज़ हमारी परीक्षा अच्छे से करा देना। हम आपको 101 लड्डू भोग लगवाएंगे, सच्ची। तभी सिया बाहर से अंदर आते हुए बोली, दी, आपका अभी तक हुआ नहीं। पिछले 10 मिनट में आप महादेव से प्रार्थना कर रही थी। जल्दी चलिए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। ये कहने के बाद वो उसे खींचकर बाहर ले जाने लगी। रूहानी ने आखिर बार महादेव को देखा और बाहर आ गई। वे दोनों अभी रिक्शे में बैठे को थे कि एक काले रंग की चमचमाती कार उनके सामने आकर रुकी। उस कार को देखकर रूहानी का मुंह बन गया, क्योंकि ये कार किसी और की नहीं बल्कि उसके अकड़ू, घमंडी, सेल्फिश पति की जो थी। रूहानी को लगा आयश आया होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। कार का गेट खुला और रोहित बाहर आया। उसने रूहानी को मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रूहानी जी, मैं यहाँ आपका सही सलामत एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाने के लिए आया हूँ। वो रूहानी की तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, सर, मैं छिपते छिपाते। रूहानी ने यह सुना, वो हंसने लगी। उसने कहा, ठीक है रोहित जी, चलिए चलते हैं, हमें देर हो रही है। रोहित ने हाँ में सर हिलाया और उसके लिए कार का गेट
खोला। रूहानी और सिया उसमें बैठ गई और रोहित कार का गेट बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रोहित ने आयाश को कुछ ही देर पहले हवेली छोड़ा था और आयाश के कहने से ही वो रूहानी का एग्ज़ाम सेंटर सही सलामत पहुंचाने आया था। इधर आयाश हवेली में लिविंग रूम में टेबल के सामने व्हील चेयर पर बैठा था। वो आते ही ऑफिस के पेंडिंग काम करने लगा था। आयाश पूरी तरह से फोकस होकर कुछ पेपर्स पर साइन कर रहा था कि तभी हवेली के गेट से एक कार अंदर आया और उसमें से राज बाहर आकर दंदनाते हुए अंदर चला गया। राज आयाश को देखकर उसके पास आया और एक लिफाफा आयाश के सामने टेबल पर फेंकते हुए गुस्से से बोला, ये क्या है साले? लगता है एक्सीडेंट के बाद तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। तूने फिर से मुझे नोटिस भेजा। मैं तुझे आखिरी बार वार्न करता हूँ, सीधा से केस वापस ले ले, नहीं तो अगली बार तुझे मैं सीधा ऊपर ही पहुँचा दूँगा। आयाश ने यह सुना और उसे कोडली देखते हुए बोला, मुझे ऊपर तो तू तब पहुँचाएगा ना जब तू खुद अपने आप को बचा पाएगा। राज ने यह सुना और उसे गुस्से से घूरने लगा। आयाश ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही राज के खिलाफ उसे जान से मारने की कोशिश और अपनी पत्नी को बदतमीज़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया था और साथ ही आयाश ने अब राज के लिए सारे गुनाहों के लिए केस कर दिया था। कॉलेज के मैटर के लिए वो उसे जाने भी देता, लेकिन उसके रूहानी और उसे टारगेट करके अच्छा नहीं किया था उसने। वो उसे खुद बताना चाहता था कि उसने कितने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या सानवी की शादी किसी और से हो जाएगी? आयाश राज से कैसे डील करेगा? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। मेरी कहानी पोस्ट वाइफ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब